मेरा नाम सुरेश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं था। इस काम से मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुज़र रहा था। मुझे एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोज़ाना एक हफ्ते से उस लड़की को वहाँ सड़क पर खड़े हुए देखता था। आज भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था। वो एक छोटी सी लड़की थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम रोज़ यहाँ क्यों खड़ी होती हो? वो बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रही। यह शायद वह गूंगी थी, कुछ बोल ही नहीं सकती थी। मैंने कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो उसने हाँ में इशारा करते हुए अपना सिर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और रात को खाना खिलाया। उसके बाद वो सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा कि जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया कि वह लड़की कुछ बोल नहीं सकती थी, मगर उस पर कोई रहम भी नहीं आया मुझे। मैं भी तो उसको यहाँ बैठाकर पाल नहीं सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ? यह मुझे कोई बच्चे पालने का शौक़ है। मामूली सी बात है, अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना, जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर बड़ा दुख था। मैंने बाकी बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठ जाओ और काम पर चलो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना मिलता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहारों पर घुमाने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। ये बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज ये लड़की मिली थी। इसका नाम मीनू था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैंने बच्चों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि वो अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उन्हें देता उतना ही चुपचाप खा लेते, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो मुझे ही पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा, किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं उन्हें बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझता था। अगर ऐसा होता तो मैं इतना घटिया काम उनसे कभी नहीं करवाता। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों को के भी बहुत सारे खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचता था कि आजकल सिक्कों से क्या होता है। किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वो मीनू नाम की लड़की आगे आई और बड़ी, उसने अपना कटोरा डिब्बे में उल्टा किया तो सिक्कों की भी आवाज़ नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। ये लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई है। ये तो मेरा बहुत नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा कि तू तो बिल्कुल निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है
कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। कैसी भोली सी सूरत बनाई है तूने, 1 रुपया भी नहीं लेकर आई, शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी सब बच्चों को देख, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दूंगा, फिर पड़ी रहना एक तरफ भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरी धमकियों में आकर डर जाएं। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा कि साहब जी, आप इसे क्यों डांट रहे हैं, एक बार आप इसके डिब्बे को तो देखिए, तो ये तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया और फौरन ही आगे बढ़कर उसके डिब्बे की तरफ देखने लगा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मीनू के डिब्बे से निकल गए थे। मैंने उनको हैरानी से देखा और उससे कहा, तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। ये सब देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में बड़े अजीब सी उदासी थी। ऐसा लगता था कि वह कुछ कहना चाहती है। उसके गूंगेपन की वजह और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा, लेकिन शायद मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी के बच्चों से कहा कि ये भी तो वहीं पर गई थी जहां तुम लोग गए थे, फिर ये इतने सारे पैसे कमाकर कैसे ले आई और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर आ गए। सारे के सारे बच्चे सिर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मीनू मेरे पास रोज पैसों का ढेर लेकर आती और मैं बाकी सब बच्चों को डांटता था। सारे बच्चे जिस रास्ते पर जाते थे उसे माल रोड कहा जाता था। उस रोड पर ज़्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसीलिए ज़्यादा पैसे दिया करते थे। तब मुझे एक बच्चे ने कहा कि ये तो कहीं भी भीख नहीं मांगती, ये तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाती है और जब हमारे वापस आने का वक्त होता है तो ये अचानक से ही वापस आ जाती है और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है? क्या अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे लेकर आती है? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मगर जिस हालत में वो मुझे मिली थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वो अनाथ है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए बताया था कि उसका कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेली है। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है। शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मीनू जितने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी। वो बाकी बच्चों से ज़्यादा पैसे लेकर आती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जाती हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं जाती हो ना, या फिर और कहीं जाती हो? उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब कि वो भी वहीं जाती थी जहाँ बाकी के सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बच्ची बोल ही नहीं पाती, इसीलिए शायद ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वो सुन तो सकती थी और इशारे में बातें भी करती थी। इसका मतलब है कि वो गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारे से अपनी बातें समझा सकती है। उसको आए 1 हफ्ता होने वाला था और वो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, आखिर पता तो चले कि ये करती क्या है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही थीं और ऐसी बातें भी आ रही थीं जो शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। हमारी दुनिया में तो ऐसा ही है। मैंने उससे ज़्यादा बुरी कहानियाँ सुन और देखी रखी थीं, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगले ही दिन मैं उसका पीछा करूँगा। लेकिन मैं जा ही नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। जब उसने अपने डिब्बे को उल्टा किया तो उसके अंदर 500 के काफ़ी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया।
हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे कभी नहीं मिले थे जितने मीनू लेकर आती थी। ये बच्ची गूंगी थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और किसने दिए? वो चुपचाप खड़ी हुई मेरी बातों को सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? मैंने उसके हाथ में वो सारे नोट रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए? उसने इशारे से गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, उसे जैसे कुछ भी पता नहीं कि उसे ये पैसे कहाँ से मिले। वो डरी सहमी हुई सी खड़ी रही और उसने वो सारे पैसे वापस डिब्बे में ही डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो और कहाँ जाती हो? अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी सब बच्चों को भी वहाँ पर ले जाया करो। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे फिर दोबारा से एक बार और पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? जहाँ बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना? उसने इशारे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसका मतलब था कि वो उन्हें बच्चों के साथ ही जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वो तो अभी भी ना में सिर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये झूठ बोल रही है, ये कहीं और जाती है, वहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि मीनू झूठ बोल रही है। अब उसका एक ही तरीका था कि मैं इसका पीछा करूं और अभी तो मैं इस बात पर खुश हूं कि मीनू ने 500 के अलावा आज टोटल 25,000 रुपये कमाए थे। अब तो मुझे यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि वह कौन सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा किया। वो सारे बच्चों के साथ ही निकली थी लेकिन अचानक से गायब हो गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उसको पता ही नहीं लगने दिया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो बस चलते ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारे रास्ते याद हों। वो इतनी छोटी सी बच्ची और बिल्कुल सीधे चलती जा रही थी। मैं एक खुले हुए इलाके में चली गई जहाँ आसपास 2-3 घर थे। कुछ घरों की बैक साइड थी और कुछ घरों के मेन गेट भी थे। वहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ था और एक छोटा सा पार्क था। लेकिन उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे। वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे करतब दिखाने शुरू किए कि थोड़ी ही देर बाद लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ दूर से ही सब कुछ देख रहा था। कुछ लोग ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वो आखिर क्या कर रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती, कभी कोई करतब दिखाती। वो क्या कर रही थी ये सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे देते थे। इतनी मासूमियत से वो यह सब कुछ कर रही थी कि लोग उस पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था वो बाकी सब बच्चों के अंदर नहीं था, इसीलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नाच रही है और कौन सा करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर ही रहा था और उसका ध्यान से देख रहा था ताकि मैं भी उससे ये सब चीज़ें सीख सकूं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके जो कुछ उसके दिल में आ रहा था किए जा रही थी। उसके ये कारनामे देखकर जो भी वहां आ रहा था खुशी से खिलखिला उठता और सभी उस पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते। वहां पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उसके डिब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल ये लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने सोचा कि ये सब मैं भी करता हूँ और बाकी के बच्चों को भी यही सब सिखाऊंगा ताकि वो भी इसी तरह ढेर सारा पैसा लाने लगें। इसके बाद वो थक गई और थोड़ी देर बाद उसने अपने डिब्बे को सीने से लगाकर उसी पेड़ के नीचे लेट गई। अब मुझे पता चला कि ये क्या कर रही थी। जाहिर है जब उसके पास इतने सारे पैसे आ गए थे तो उससे ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम किया करते थे। लेकिन इसका काम तो पूरा हो गया था।
इसीलिए ये महारानी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी। मैंने अपने दिमाग में सारी बातें बिठा ली थीं कि उसने क्या क्या किया, क्योंकि यही सब मुझे भी आजमाना था। बस जब मैं सब कुछ याद करके खुद करने जाऊं तो मुझे ये सारी बातें याद रखनी थीं। आखिर उसने इस पेड़ के नीचे क्या क्या किया था जिसकी वजह से भीड़ इतनी इम्प्रेस हो गई और उसे इतने सारे पैसे देने लगी। मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया कि ये कौन से करतब कर रही थी, लेकिन इंटरनेट में भी कुछ भी इसके करतबों को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा। फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसको ढेर सारे पैसे देकर जाते हैं तो फिर मुझे भी खुद ये काम करना होगा। मैंने अगले दिन ही फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नज़र रखी थी। जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे उनकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि ये काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उनको उसे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हज़ारों रुपए देकर जा रहे थे, वरना किसी फकीर को तो 100 या 200 रुपए या 50 रुपए से ज़्यादा कोई नहीं देकर जाता। आजकल चलो कोई 200 रुपए दे देता है, लेकिन यहाँ तो बात हज़ारों तक पहुँच चुकी थी। इसीलिए सोचने की बात तो थी ही। मैंने 3-4 दिन मीनू का पीछा किया और फिर 4 दिन के बाद ये सब कुछ होता हुआ देखता रहा। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। ये बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वो भी मेरे मना करने पर भी उन बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसको जाते हुए रोक लिया कि मैंने तुमसे मना किया है ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी, तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वो उन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा आज तुम आराम करो, अपने घर पर ही रहो। ताकि सारे बच्चे जा चुके थे। वो बड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो भी उन बच्चों के पीछे चली जाए। काफ़ी देर तक तो वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा, अभी तक तुम अंदर नहीं गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बस तुम घर में ही काम करना, घर को साफ रखना, खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती है, तुम बस आराम करना। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज़्यादातर कम उम्र के ही बच्चे थे। वो मुझे फिर भी हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की इस तरफ इशारा करने लगी। उसका मतलब था कि वो चली जाए। मैंने उसे गुस्से से देखा और खूब डांटा। फिर वो चुपचाप अंदर चली गई। मैंने कह दिया कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। वो मेरी बातों से काफ़ी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उस पर फिर डांट लगाई, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद ही वो बहुत डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और फिर मैं घर से बाहर निकल गया। जहाँ पर वो जाया करती थी वहाँ जाने लगा। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि वो मुझे अपना डिब्बा नहीं दे रही थी और उसका मन भी बहुत खराब था। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अकल ज़रूरत से ज़्यादा है। वैसे भी वो जो काम कर रही थी उसके पीछे अकल का ही काम था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी काम नहीं करते थे। मैंने फिर से वो सब याद करने की कोशिश की जो वो लड़की किया करती थी, ताकि मैं वहाँ जाकर भूल न जाऊँ। मैं भी उसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ पर मीनू बैठा करती थी। आज मैं भी ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। इन पैसों से मेरे काफ़ी सारे काम हल हो जाएंगे। मैं उस जगह पर जाकर बैठा और पेड़ के नीचे पहले से ही आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मीनू करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी सी मासूमियत लानी थी,
क्योंकि मीनू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती थी। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने उसी तरह अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए जिस तरह मीनू हिलाया करती थी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तो ऐसे ही नाच रहा था जैसे मीनू नाचा करती थी। मैंने अपना डिब्बा जमीन पर ही रख दिया था ताकि लोग आएं और उसमें पैसे डालकर चले जाएं, और मैं लगातार अपने काम में खो गया था। अचानक ही मुझे अपने पास कुछ हलचल नजर आई, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि मीनू भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डिब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और मैं समझ गया कि लोग पैसे डालने लगे हैं। मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज आया करूँगा और खूब सारे पैसे लेकर चला जाया करूँगा ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाएं और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, लेकिन पैसे डालकर तो उनको वहां से चले जाना था। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। आज तो तुम अपने बिल से बाहर निकल कर आए हो, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। आज जो तुम हो भी अकेले, तुम्हारे साथ और कोई साथी भी नहीं है। चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह घबरा गया। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दरअसल ये मीनू किसी की छोड़ी हुई जासूस थी। वो गूंगी बिल्कुल नहीं थी, वो सब कुछ बोल सकती थी। वो तो मुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने ये दाना डाला था। वो खुद से ही पैसे दिया करते थे। जो भी लोग मीनू को रोज पैसे दिया करते थे, वो सब लोग पुलिस वाले थे। मुझे पकड़ने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था। उन्होंने मेरी शिकायत लगवा दी थी कि मैं बच्चों से ये सब काम करवा रहा हूँ। ये बच्ची मुझे घेरने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी था तो इस तरह से मुझे कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन इस सब में मैं लालच में आ गया और अपने घर से बाहर निकल आया, वो भी अकेला। और मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर वो लोग मुझे बैठाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन की बैक साइड भी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। मेरी आंखों के आगे तो लालच की पट्टी बंध गई थी, इसीलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वो लड़की गूंगी नहीं थी, वो सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उस टाइम समझ जाना चाहिए था जब वो इतनी दूर यहाँ अकेली आ जाया करती थी। वो लड़की बहुत ही चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा कि शायद वो यहाँ रोज आती होगी, इसीलिए उसको रास्ता याद हो गया था। लेकिन अब वो लड़की मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया था और उन बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला था। वो बच्चे मुझे सड़क पर मिले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मुझे 1-2 बच्चे ही सड़क पर मिले थे। बाकी सारे बच्चे तो मैंने अगवा किए थे और कुछ बच्चे मैंने इधर उधर से खरीदे थे। मैं एक बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब मेरे साथ क्या होने वाला था, ये तो मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे पता चला कि वो लड़की जो कारनामे करती थी, असल में वो कुछ और नहीं थी। वो लड़की उल्टा सीधा डांस करती थी, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि वो लोग इससे इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो लड़की मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब प्लान कर रही थी। ये सब कुछ मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उन लोगों की पकड़ में आ सकूं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की ही बेटी थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया था
कि बचपन से ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। वो पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान था, इसीलिए आज उसकी लड़की की वजह से इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजारा,